गुड इवनिंग गाइस। आज सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, प्रणाम, आदाब एंड सत श्री अकाल। इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं सब लोग? आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपका हर दिन मंगलमय हो, शुभ हो। आगे यही मनोकामना करती हूँ आपके लिए। आप व्यस्त रहो, मस्त रहो, बस सुस्त नहीं रहना है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर नंबर 4 की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज स्वागत करती हूँ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कर चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट कर चुके हैं, उसमें जितने भी टर्म एंड कंडीशन है उन सभी को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़े। अब अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ नहीं आया होगा या आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा तो श्योर सी बात है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में जो कंडीशंस आनी है वो आपको समझ जरा भी नहीं आएगी। फिर से वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है वो सबसे पहले उस लेक्चर नंबर को 1 एंड 2 की सीरीज को देख ले, क्योंकि एक टेंस दूसरे टेंस पे बेस्ड है। मैं बता रही हूँ आपको, अभी भी बता रही हूँ, फिर भी बताऊंगी कि जिनको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आता है वो फ्यूचर को समझने की जरा भी गलती नहीं करे, क्योंकि इसमें कंडीशंस ही ऐसी क्रिएट होनी है कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज होना है, ठीक है। चलो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जहां हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा टफ तो नहीं है, बस इसकी कंडीशंस को ध्यान में रखना है जो इसकी कंडीशंस आनी है। तो इसके रूल की बात करेंगे या यूज की बात। यूज का आपको पता है कि फ्यूचर के लिए यूज होना है, जो एक्शन आपके फ्यूचर में होंगे उसके लिए आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होना है। इसमें रूल की हम बात करेंगे। रूल आपको भी पता है, मैंने बताया है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर से वही बीमारी है, ये हर एक टेंस में आनी है। चेंज कहाँ है? वर्ब में है, बस वहीं पे आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से आप यहां से एक चीज याद रखेंगे कि विल और शेल की अगर हम बात करें, दो टर्म्स यूज हुई है विल एंड शेल, तो ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जरा भी गलती ना करे, ये आपके पास मोडाल्स है। और जहां भी मोडाल्स आपको देखने को मिलता है, कोई भी मोडाल्स, 13 मोडाल्स रहते हैं, बताऊंगी आपको जब वर्ब के चैप्टर में हम मोडाल्स को पढ़ेंगे। पता है विल हो गया, शेल हो गया, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, नीड टू, ये सारे के सारे आपके पास क्या रहते हैं? मोडाल्स रहते हैं। और ये मोडाल्स आपके कितने हैं? टोटल 13 होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि जहां पे भी आपको मोडाल्स देखने को मिल रहा है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए। कौन सी फॉर्म का? फर्स्ट फॉर्म का। अगर मोडाल वाला सेंटेंस डिनोट करता है पास्ट वाली कंडीशन को, तो पास्ट वाली कंडीशन के टाइम ये अपनी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कर देता है, जैसे कैन की कुड कुड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब की है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है, इसको आप याद रखना। अगर जनरली कभी आपसे पूछा जाए या एग्जाम में आ गया तो गलती आप जरा भी ना करें, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी बात है कि मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे दो कंडीशन क्रिएट हुई है, एक आपके पास विल है, दूसरी आपके पास शेल है। जिनको तो थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ऑलरेडी पता है, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनको भी बता देती हूँ। यहाँ पे विल की हम बात करें तो अदर पर्सन, जितने भी फर्स्ट पर्सन को छोड़ के जितने सारे के सारे अदर्स पर्सन होते हैं उन सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। और शेल की हम बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन रहते हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? शेल का। आई और वी, बस दो आपके पास ऐसे हैं आई और वी जिनके साथ हम शेल का यूज करते हैं। बाकी ही, शी, इट, यू, दे, ये सारे के सारे जितने भी हैं इनके साथ आप विल का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपके पास हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ, ही, शी, इट, चाहे बाकी कुछ भी है, दिस हो गया, दैट हो गया, यू नहीं लिखा है, यू हो गया, ठीक है, दीज हो गया, दोज हो गया, बाकी के कोई भी नाउन है आपका उन सभी के साथ क्या रहेगा? विल का यूज। और जो आई और वी जहां पे दिखेंगे उनके साथ शेल का यूज। इन केस
कभी आपके साथ आई और वी के साथ शेल का यूज ना हो और आप ढूंढते रह जाए, चार ऑप्शन है, चारों के साथ विल का यूज है, चाहे आई आया है चाहे वी आया है, तो आप कंफ्यूज जरा भी नहीं होने। आज के इसमें हम आई और वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं, तो कंफ्यूज आप जरा भी नहीं होना है। बताया जा रहा है कि ये जो शेल है इसका यूज खत्म किया जा रहा है, जो विल है वो सभी के साथ यूज इसका सुटेबल है। अभी किया नहीं गया है तो हो सकता है एग्जाम्पल में आ जाए। एग्जाम्पल में अगर 3 एग्जाम्पल में आई के साथ विल का यूज दिया गया है, एक जगह शेल का यूज दिया गया है, तो ज्यादा परफॉर्मेंस आपको शेल वाले एग्जाम्पल को देनी है। समझ में आया? तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहां से बात करेंगे डिनोट ये कौन सी कंडीशन को करता है, फ्यूचर वाली कंडीशन को करता है। जैसे एग्जांपल हम लेंगे सॉरी, शी विल कम हियर टुमारो, फ्यूचर इंडेफिनिट में बना। बताया कि ये मोडाल्स है, मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जहां पे एक्स्ट्रा फॉर्म का यूज होगा वहां पे बता दूंगी क्यों हुआ कैसे हुआ, ठीक है। सेकंड मैं बताती हूँ यहाँ पे, आई shall go to home after some time you will come late tomorrow। और आई और वी के साथ आपने याद रखना है शेल का यूज होना है। वी शेल go to see a new movie after 2 hours। ये सारे के सारे जितने भी सेंटेंस है ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। बिल्कुल इजी सा टेंस है, बस आपको याद क्या चीज रखनी है कि एक तो इसमें विल और शेल का यूज होना है, विल का यूज किसके साथ होना है, शेल का यूज किसके साथ होना है। ये वाला एग्जाम्पल तो हार्डली कभी टायर टूट के एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सही गलत, इस केस में थोड़ा सा पूछा जाता है आपसे, तो जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये टेंस बिल्कुल सिंपल सा ये है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप कोई से भी लेवल की बात करो, जहां से आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं उस वाले पार्ट की मैं बात करती हूँ। वैसे तो फ्यूचर टेंस इतना ही पढ़ाया जाता है कि बस अब खत्म हो गया है, बट यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बड़े कम कम से रहते हैं, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे इसको खत्म जरा भी ना करें। एक रूल लिखना है, when two statement of future tense are come in a sentence and one statement is time or conditioning statement, then the time and conditional statement will be used in present indefinite tense। ये रूल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है।
आपको समझ नहीं आया होगा, इसको समझा देती हूँ। क्या बात हो रही है कि फ्यूचर टेंस की जब दो स्टेटमेंट एक ही सेंटेंस में आ जाती है, आती है ना कभी कभार। एक सेंटेंस ऐसे होता है जिसमें ब्रेकअप होता है, ठीक है, कि एक सेंटेंस, एक क्लॉज आपका पहले है, दूसरा क्लॉज बाद में है। क्लॉज होते हैं एक सेंटेंस के दो पार्ट, जो एक सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस पे निर्भर करता है, ठीक है, जिनको प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं हम। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है। तो ध्यान रखना है आपको कि जब आपकी फ्यूचर टेंस की दो स्टेटमेंट एक ही सेंटेंस में आ जाती है और एक कंडीशन उसमें, एक स्टेटमेंट उसमें कैसी होती है, जो या तो टाइम के केस में यूज हो रही हो, टाइम बताती है, या फिर वो कंडीशंस दिखाती है। तो याद रखना कि जिस वाली सेंटेंस में टाइम और कंडीशनिंग के रिगार्डिंग वाली स्टेटमेंट आ रही है, उसमें कभी भी आप फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को यूज नहीं करेंगे। तो कौन सा टेंस यूज करें? लिखा है ना कि उसे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज किया जाएगा। अब जिसको तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पता होगा वो तो बता देगा, जिसने नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, उसको जरा भी समझ ये चीज नहीं आएगी। तो आपको याद रखना है कि फ्यूचर की जब दो स्टेटमेंट एक ही सेंटेंस में आ जाती है, तो जिस स्टेटमेंट के साथ टाइम एंड कंडीशनिंग वर्ड यूज हुआ हो, उस स्टेटमेंट के साथ कभी भी आप फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज नहीं करेंगे, जरा भी नहीं करेंगे। उसमें विल और शेल का यूज नहीं करेंगे। तो किस चीज का यूज आप करेंगे? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। मैं आपके पास एक लिस्ट थोड़ी सी छोटी सी बना देती हूँ कि टाइम एंड कंडीशनिंग डिनोटिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, वो वाले बताते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं टाइम एंड कंडीशन वर्ड, ठीक है। जिस सेंटेंस के साथ यहाँ पे जो वर्ड लिखूंगी वो लगे होंगे, बेटा ध्यान में रखना है कि इसके आगे कभी भी आपका विल और शैल नहीं आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। कैसे? जैसे आपके पास कहीं पे इफ लिखा है, आपके पास कहीं पे वैन लिखा है, आपके पास कहीं पे टिल लिखा है, आपके पास कहीं पे अनटिल लिखा है, आपके पास कहीं पे अनलेस लिखा है, आपके पास कहीं पे एज सून एज लिखा है, आपके पास कहीं पे एज लॉन्ग एज लिखा हो, आपके पास कहीं पे प्रोवाइडेड दैट लिखा है। याद रखना जो प्रोवाइडेड दैट का मतलब है वो होता है शर्त यह है कि, क्लियर है, ये वाला ये डिनोट करता है, ठीक है। आपके पास अगर इनकेस लिखा हो तो भी आपके पास ये सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जो क्या दिखाते हैं, या आफ्टर लिखा हो, आफ्टर लिखा हो, ये सारे के सारे वर्ड क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं टाइम एंड कंडीशंस को। क्या दिखाएंगे? टाइम एंड कंडीशंस को। जिस भी स्टेटमेंट के साथ, जिस भी सेंटेंस के साथ इनमें से कोई सा भी वर्ड आ जाए, ध्यान रखना कि उस सेंटेंस के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं होना चाहिए, उसके साथ विल और शैल का यूज नहीं होना चाहिए। क्या आपको याद रहेगा? एक बार जो ये वाला वर्ड है, अगर आप साथ के साथ नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप इसके नोट्स वैसे तो साथ के साथ बना लीजिए। अगर आप खाली क्लास को सुनते हैं उसके बाद आपने नोट्स बनाने हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपके पास सेंटेंस डालूंगी वो एक बार पूरे लिख के, और उसके बाद आपको एक बार वीडियो को पॉज करना है और खुद सॉल्व करने की, एक दो सेंटेंस देखना मैंने किस तरह से इसका आंसर दिया है, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप एक बार खुद रिकैप दे, कि आप खुद करें, कि खुद का सॉल्व बढ़िया रहता है, आपको समझ आ जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इनको इरेज कर देती हूँ, आपके पास ये नोटबुक में लिखे हुए होंगे
और नेक्स्ट में इसके बेस पे एग्जाम्पल देती हूँ। आपको याद रखना है कि मैंने क्या बताया है कि फ्यूचर टेंस की जब दो स्टेटमेंट एक ही सेंटेंस में आ जाती है और एक स्टेटमेंट के साथ आपके पास ये वाले वर्ड लगे हुए होते हैं, जब ये वाले वर्ड लग जाते हैं तो वो वाली स्टेटमेंट कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि इसका आगे आपको रिप्लाई देना ही होगा। समझ में आया? तो ध्यान रखना कि जिस सेंटेंस के साथ इनमें से कोई भी वर्ड आया होगा उसके साथ ना तो विल लगा हुआ होना चाहिए ना शैल लगा हुआ होना चाहिए। वो किस में आना चाहिए? ध्यान रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेटा वो आना चाहिए। बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला रूल है आपका। एग्जाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह की क्लास जो आपको ये बताएगा मे बी हार्डली अगर किसी के चैनल पे मिलती हो तो, अदरवाइज तो ये जो ऑनलाइन पेड क्लासेस होती है ना उनमें भी आपको ये डाटा मिलने से रहेगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताना जो आपको अभी सेंटेंस करवाऊंगी मैं उसमें कि आपको समझ आया था नहीं आया था। किसी बच्चे को ये रूल समझ नहीं आएगा तो आप मुझे बता सकते हैं, वैसे तो सेंटेंस के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ you will work hard, you will pass the एग्जाम या एग्जामिनेशन, जो भी आप लिखना चाहो। सेकंड नंबर पे, आई विल हेल्प यू इफ you will come here. Third example, she will help him provided that she will give him 10,000 only. Fourth, all the flowers will die if you will not give water them. She will leave the train if she will run फास्ट। कितने हैं? 5 एग्जाम्पल है, एनएफ है आपको समझने के लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। चलो अब मैं करवा देती हूँ, अगर आप देखना चाहो एक दो देख भी लेना, उसके बाद खुद करने की कोशिश भी जरूर करना। अब आपके पास जो वर्ड्स मैंने दिए थे उसकी लिस्ट तो आपकी नोटबुक में होगी, आपने लिखा ही होगा। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो रूल है वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखना है कि जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं हर एक एग्जाम्पल पे दो दो सेंटेंस दिए गए। कौन कौन से दो दो सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे देखना। इफ यू विल वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करोगे,
एक सेंटेंस खत्म। यू विल पास द एग्जाम, दूसरा सेंटेंस शुरू भी और खत्म भी, दो सेंटेंस है। हाँ जी, दोनों के दोनों सेंटेंस फ्यूचर के है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं। अब यहाँ पे देखना है, इफ यू विल वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, करोगे ना, फ्यूचर की बात हो रही है, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे। पर कंडीशन, कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये है कि ये यहाँ पे टाइम और कंडीशन डिनोटिंग वर्ड है। कंडीशन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है कि यदि आप हार्ड वर्क करोगे तो आगे भी आपको आंसर देना पड़ेगा। समझ आया आपको? तो यहां से देखना है कि जिस सेंटेंस के साथ टाइम एंड कंडीशनिंग वर्ड दिखाया गया है, उस सेंटेंस के साथ क्या नहीं होना चाहिए? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जरा भी नहीं होना चाहिए। विल और शेल का यूज वहां पे जरा भी नहीं होना चाहिए। देखते हैं अपने सेंटेंस को, क्या यहाँ पे विल शेल का यूज है? अगर है तो एरर कहाँ है? उसी वाले सेक्शन में है जहां पे टाइम एंड कंडीशन वाले वर्ड के साथ विल और शेल लगा है, वहीं पे एरर है। ठीक है, चलो डिफाइन करते हैं इसको। ये देखो, इफ यू विल, इसके साथ विल लगा, बिल्कुल लगा है। क्या ये गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो कंडीशन दिखाने वाले वर्ड है वो कभी भी अपने बाद फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं करते हैं, विल और शेल का जरा भी यूज नहीं करते हैं। तो ये जो विल आया यहाँ पे, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। क्या करे फिर तो कंडीशन होगी खराब। नहीं हो रही भाई, बोला है ना कि जो टाइम एंड कंडीशन दिखाने वाले वर्ड है उनके साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज तो नहीं करते, तो किसका करते हैं? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है वो तो याद ही नहीं है। अगर याद नहीं है तो सेंटेंस को सही भी आप नहीं कर पाएंगे। और अगर याद है आपको, आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है, तो भूलने वाली तो मैंने कंडीशन ही क्रिएट नहीं की थी। सीधी सी बात है, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा वो भूलने वाली तो उनके लिए कंडीशन ही नहीं है। आपको पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल होगी। वर्ब प्लूरल कैसे होती है? विदाउट एस और ईएस की होती है। बच्चे समझ जाएंगे जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा शायद उन्होंने पढ़ना नहीं है, वो हमारी हेडेक भी नहीं रहती है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? बिल को रिमूव करेंगे। अगर हम बिल को रिमूव करते हैं तो कंडीशन ये भी देखनी है कि क्या सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को भी ठीक करना है। यहाँ पे देखा इफ यू, यू कैसा है? प्लूरल है। आगे वर्ब को देखा, वर्क भी प्लूरल है, वर्क भी प्लूरल। अगर इसके साथ एस होता तो ये बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि फिर वर्ब को सिंगुलर, फिर वर्ब सिंगुलर थी और सब्जेक्ट प्लूरल था। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। तो अब अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो बिल्कुल सही है। सही, ये टाइम कंडीशनिंग वर्ड था, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। यहाँ पे बना है कि नहीं बना? देखो, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल पास द एग्जामिनेशन। अब जो तो बाद वाला सेंटेंस है जिसमें कंडीशनिंग नहीं लगी है, जिसमें कंडीशन वाला वर्ड नहीं लगा है, वो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल सही है। बस आपको ये देखना है कि टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड बाद वाले सेंटेंस के साथ भी हो सकता है, पहले वाले सेंटेंस के साथ भी हो सकता है। जिस भी सेंटेंस के साथ लगा है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, पहले वाला करेक्ट हो गया। दूसरे वाला देखो, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा। क्या इसमें, इस वाले पार्ट में क्या आपको टाइम एंड कंडीशनिंग वर्ड कहीं भी दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा? नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे जो बिल लगा है, क्या वो गलत है कि सही है? बिल्कुल सही है। जब यहाँ पे टाइम एंड कंडीशन दिखाने वाला वर्ड ही नहीं है तो यहाँ पे बिल भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके पास भी एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। अब आगे देखते हैं। इफ यू विल कम हेयर, अच्छा जी, यहाँ पे आ गया आपके पास कंडीशन वाला खड़ा हो गया। जहां पे कंडीशन वाला खड़ा होगा क्या वहां पे विल आएगा? नहीं जी, नहीं मैडम जी, कभी भी विल नहीं आएगा। इसको हमें किस में ले जाना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाना पड़ेगा। इफ है यू, यहाँ पे कम्स नहीं आएगा। कम बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ। हम यहाँ से जो आपके पास बिल है इसको बिल्कुल सही है, और ये वाला बिल हम यहाँ से काट देंगे, इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट, शी विल हेल्प हिम,
वो आपकी सहायता करेगी, हाँ जी करेगी। क्या हुआ आगे, क्या हुआ, बोल रहा है कि प्रोवाइडेड दैट शी विल गिव हिम 10,000। अच्छा जी, वो आपकी सहायता तो करेगी, कब करेगी, शर्त यह है कि आप उसको 10,000 देते हैं। अगर 10,000 दे देंगे ना तब वो आपकी हेल्प कर लेगी। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि टाइम और कंडीशन वाला वर्ड कौन सा है, कहाँ है, ये आपको मुझे डिफाइन करके बताना है। और एरर कौन से वाले सेक्शन में है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक सेंटेंस सिर्फ आपके लिए दे रही हूं, ये वाला, इसमें बेटा बताना है मुझे कि कहाँ पे आपका एरर है, और उस एरर को सही करने के बाद जो सेंटेंस आपके पास है उसको बिल्कुल करेक्ट कर देना। ध्यान रखना जो मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट 4th सेंटेंस देखेंगे, ऑल द फ्लावर्स विल डाई। अच्छा जी, ऑल द फ्लावर्स विल डाई, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई ये नहीं मिला, ये हमारा सेंटेंस एक यहाँ तक है, कोई टाइम एंड कंडीशन इसमें जरा भी नहीं थी। आई थिंक दिस इज करेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिल का यूज हुआ है, कोई ये नहीं, ठीक है, बिल्कुल है। आगे पढ़ते हैं, इफ यू विल नॉट गिव वाटर देम। अच्छा, ठीक 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 ठीक। इफ यू विल नॉट, मन तो कर रहा है कि इसे आपके लिए छोड़ दूं, पर ये भी लग रहा है कि फिर बोलेंगे कि फिर आपने क्या पढ़ाया, जब सारा ही हमारे लिए छोड़ना था तब तो रहने ही देते, क्लास रहने देते। छोड़ने वाले तो बहुत मिलते, इसलिए सॉल्व कर देती हूँ। इफ यहाँ पे कंडीशनिंग वर्ड लगा है, ठीक है जी, कंडीशनिंग वर्ड लगा है तो हमें भी पता है कि बिल तो यहाँ से हटाना है। क्या बिल हटाने के बाद आपका सेंटेंस सही हो गया? बता रहे कोई कि क्या बिल हटाने के बाद यहाँ से आपका सेंटेंस सही हो रहा? नो नो नो, जरा भी सही नहीं है। तो फिर कहां फंसा? इफ यू, यहाँ पे नॉट है ना, नॉट, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे नॉट, तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नॉट ही नॉट आता है? भूल गए होंगे शायद आप, नहीं आता। क्या आता है? डू नॉट। समझ आया? इफ यू डू नॉट गिव वाटर देम, अब ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। नंबर 1 बात पे विल को हटाना है। नंबर 2 पे जो आपका यहाँ पे नॉट था खाली, वो फ्यूचर के लिए था। फ्यूचर तो नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, तो यहाँ से जो डू है आपका वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज का यूज होता है। अगर यू है तो प्लूरल है, तो वो भी कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। डू नॉट गिव वाटर देम। आशा करती हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शी विल लीव द ट्रेन इफ शी विल रन फास्ट। शी विल लीव द ट्रेन, उसकी ट्रेन छूट जाएगी, छूट जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। आगे थोड़ा सा गए और यहाँ पे खड़ा हो गया बाबूजी, कंडीशन वाला बाबूजी मिल गया। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आगे आपका सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। इफ शी विल जरा भी नहीं आएगा, कट मारो इसको, क्या आएगा फिर? यहाँ पे शी है, आगे आपको ध्यान रखना है रन फास्ट। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है ना बेटा, सिंगुलर, तो यहाँ पे बॉब को भी क्या बनाना पड़ेगा? सिंगुलर। कैसे बनेगी? जब हम यहाँ पे रन के साथ एस लगा देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगी। अब आपको मुझे बताना है कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, और अगर समझ आया है तो एक लाइक कर देना। अरे नहीं करना होगा लाइक, डजंट मैटर, आपको क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है और आंसर तो कर ही देना। कमेंट का मैं बड़ा वेट करती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, कितने नोट्स बना रहे हैं। पहले तो राड़ियां मर रही थी मेरे लिए, नहीं मैम नोट्स दो नोट्स दो नोट्स दो। अब जब पढ़ा रही हूँ तो आंसर 2-3 बच्चे करते हैं हार्डली, बाकी तो सारे इतने ही बोलते हैं बस गुड है गुड है गुड है। कैसा गुड है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे तो कर देते हैं आंसर, वो तो मैम मान गई कि वो बेचारे देख रहे हैं, पूरी क्लास को देख रहे हैं, इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रही हूँ, सच्ची में मुझे नहीं जरूरत इन सभी चीजों की। स्टार्ट क्लास को मैंने, स्टार्ट चैनल को इसीलिए किया था, फोर्स हुई थी मैं कि कितने बच्चों को मैं अपने नोट्स दूं। और आपको भी पता है कि मेरे बनाए हुए जो नोट्स है वहां पे आपको ये चीजें तो शायद कभी मिलेगी नहीं। टेंस का तो कोई चैप्टर मिलेगा भी नहीं, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी मुझे ये चीजें आती है, मैं इनके नोट्स क्यों बनाऊं? तो मेरे पास इन चीजों के नोट्स जरा भी नहीं है। मैं ये अपनी मर्जी से लिखती भी हूँ, क्वालिफाई भी करती हूँ, इन चीजों का सभी मुझे पता है। तो मैंने ये स्पेशल क्लासेस शुरू की थी उन बच्चों के लिए जो बोल रहे थे नहीं मैम बस अब तो आपका ही पढ़ाया हुआ समझ आया था। तो मुझे लग रहा था यार अपने बच्चे हैं, क्या करूं क्या करूं।
मैंने ये तभी स्टार्ट किया था। चलो जिनको नहीं पढ़ना है, फोर्स नहीं करना है कि आप जबरदस्ती पढ़ो। जिन्होंने नहीं पढ़ना है उन्हें जाने दो। अगर 2-3 के कमेंट सारे आंसर कर रहे हैं तो मेरे लिए वो बच्चे भी वैल्यूएबल है, वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है जो मेरी क्लास को देख रहे हैं, आगे मुझे ये आंसर करते हैं कि मैम ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सो मैं रिप्लाई कर देती हूँ कि आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है ये वाला जो कंसेप्ट है वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, ये आप अगर फिर से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको रफ करती हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम तो बेटा लगता है क्योंकि फिर लिखी लिखाई थिंग्स हो उसमें मुझे मजा नहीं आता कि फिर क्या पढ़ाना है। ठीक है, इसलिए मैं खुद लिखती हूँ। अब नेगेटिव की मैं बात करूं तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव का मैं रूल लिखा देती हूँ, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मे भी क्वेश्चन भी आपको नहीं आएगा इन चीजों में से, तो मैं एक आधा रूल लिखा देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, वहां पे जो आपका इंपोर्टेंट है उसको मैं आपसे पढ़ाती हूँ। ठीक है, इसके हम नेगेटिव की बात करेंगे क्योंकि अब ये तो चीजें आपको आ गई होगी, नॉट ही का यूज तो करना है। ठीक है, रूल में सब्जेक्ट आएगा प्लस विल शैल होगा, और विल शैल के बाद आपको क्या करना है, नॉट का यूज करना है, वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आनी है, मैंने बताया इसमें फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। और इंटरोगेटिव की बात करूं, टाइम वेस्ट जरा भी नहीं करेंगे जहां पे जरूरी नहीं होगा। आपको पता है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में या मोडाल्स के रूप में है वो विल शैल है, सबसे पहले आ जाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नेगेटिव का, ये इंटरोगेटिव का। और नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करूं, नेगेटिव इंटरोगेटिव की अगर बात करूं तो फिर से वही विल शैल सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन इधर इधर दोनों में रहता है। ये है आपके पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव की, ये और नेगेटिव इंटरोगेटिव की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नॉर्मल सा है। इनको जो मैंने सिंपल में बताया था ना, उनको नेगेटिव भी कर देना, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव इंटरोगेटिव भी, बस एनफ हो जाएगा, कोई ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं आएगा आपके लिए, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में वही कंसेप्ट आएगा जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, तो इतना आपने ध्यान रखना है। चलो अब मैं थोड़ी सी फॉर्मेशन रख देती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि ये जो इसका जो एक्सप्रेस करने का, एक्सप्रेस किसको करता है, एक्सप्रेस द कंटिन्यू एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करता है कंटिन्यू एक्शन प्रेजेंट टाइम है। जैसे अभी मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है, अभी मैं क्लास ले रही हूँ और ये क्लास में कब तक लेती हूँ ना आपको पता ना मुझे पता, अब मेरा मन करे मैं अभी खत्म कर दूं, मेरा मन करे मैं प्रेजेंट टेंस को खत्म करा दूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मैं खत्म करा दूं, कब तक ये खत्म होती है मुझे भी नहीं पता, आपको भी। अभी अप्रोक्सली टाइम की बात करें तो रात के 10:30 बज चुके हैं, अप्रोक्सली, हो सकता है 11:15 हो गए होंगे, मुझे नहीं अभी पता। तो इतना टाइम हो चुका है, क्लास को मैं 11 बजे तक खत्म करूं,
कि 11:30 तक खत्म करूं कि 11:45 से भी पहले खत्म करूं, ये हमें नहीं पता। अभी फिलहाल जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, प्रेजेंट टाइम में जो कर रही हूँ, मैं लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है। ये लेक्चर मेरा कब तक चलता है ये जरा भी नहीं पता है, फिक्स समय नहीं पता है। हाँ, ये कि सुबह तक तो जरा भी नहीं चलेगा, पर ये फिक्स नहीं पता कि कब मैं इसको खत्म करती हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में जो आपके द्वारा एक्शन किया जा रहा है या किसी और के द्वारा एक्शन किया जा रहा है, उसको कंटिन्यू में हम लेते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में हम लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं रूल की बात करूं, रूल, तो इसका जो रूल रहता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस B1 और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, प्लस इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। टेंस को पहचानने में किन्हीं किन्हीं को बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म कहीं भी आपको देखने को मिले तो वो कंटिन्यूअस में लगता है। इजेएमआर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म दिखे, प्रेजेंट में आती है, बताया था ना, प्रेजेंट टेंस की ये वाली फर्स्ट फॉर्म रहती है, इजेएमआर बी की रहती है, ये इज एम और आर रहती है, ये प्रेजेंट की होती है। पास्ट की आगे आपको पता है कि वॉजर वर मैंने बताई थी, वॉजर वर जब आएगा, जब उनके साथ आईएनजी लगता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। और जब बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लग जाती, बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, उनके पहले विल और शैल होता है, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपके पास रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आईएनजी वाली फॉर्म लगती है तो वहां पे आपका कौन सा आ जाता है, आईएनजी वाला सारा का सारा कंटिन्यूअस टेंस होता है, या वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इवन दो बात करें, जितनी भी बी की फॉर्म होती है ना, बी की फॉर्म बी बताई थी ना, इजेएमआर वॉज वर हो गया आपका, और बीन होगी और बीइंग होगी BEING। आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद मैक्सिमम टाइम्स ING वाली फॉर्म लगती है, वो की फोर्थ फॉर्म लगती है, जिसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल रखा गया है, ठीक है ना। बताया है आईएनजी वाली फॉर्म का नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जिसने नहीं देखा है, आपको पता है लेक्चर 1 में मैंने सारा का सारा डिस्कस कर दिया है, तो ध्यान रखना है। कभी कभार जो आपके पास ये वाले रहते हैं, इज एम आर वॉज वर, ठीक है, इनके साथ थर्ड फॉर्म भी लगती है। जहां पे थर्ड फॉर्म लगेगी वहां पे टेंस में नहीं जाना है, वॉइस में घुस जाना आगे, वॉइस वाला, वॉइस में ऐसा ये बनता है कि जब इनके साथ थर्ड फॉर्म लगती है इजेएमआर, और आपको पता है कि वॉइस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेते हैं। तो याद रखना है कि जब तो इनके साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी तब ये कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, और जब इनके साथ इज एम आर या वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो आगे वॉइस में चले जाते हैं, बताऊंगी जब वॉइस का चैप्टर आएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये तो आप सभी को पता है कि इज की बात करें तो इज सिंगुलर होता है, एम की बात करें, एम एम भी सिंगुलर होता है, इसका यूज सिर्फ आई के साथ होता है। और नेक्स्ट हम आर की बात करेंगे, आर की, तो आर आपको याद रखना है कि ये प्लूरल है, तो अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट आपका आई है तो एम का यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप इज का यूज करेंगे। बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज है, इसमें ज्यादा पढ़ने वाली कोई बात नहीं है, बोला कि कंटिन्यू एक्शन के लिए ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब 2-3 एग्जांपल इसके भी बता देती हूँ। जैसे हम बोलेंगे कि शी इज रीडिंग अ न्यू मैगजीन। नेक्स्ट लेते हैं, दे आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच विद देयर फ्रेंड्स। थर्ड में है, आई एम ईटिंग फूड
विद माई फैमिली। ये सारे के सारे सेंटेंस किसके हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। इतने ज्यादा ये नहीं है। देखो शी है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगी है। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब आपके पास प्लूरल आई है। ये आई है तो आई के साथ एम का यूज किया जाता है। इसको जिसने भी देखना होगा थोड़ा बहुत इसको एक बार देख लेना। कभी चेंज करने को दिए जाते हैं आपके पास कि इस टेंस को चेंज करना है। एक सेंटेंस होगा आपके पास, उसमें दिया होगा इसे चेंज करना है, किस में करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस दिया गया है और उसको बोलेंगे इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो अगर बेटा आपको रूल पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे। ये तो आपको टेंस के रूल याद रखने पड़ेंगे। याद रखने का भी मेरे आइडिया से तो कुछ नहीं है, पर कभी कभार पूछ लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि शी राइट्स अ लेटर। कभी पूछा जाता है राइट द नेम ऑफ टेंस। आपसे पूछा जाएगा, चार आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये कौन से टेंस का है। नीचे ऑप्शन होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर वाले में आपको पता है बिल चलाता है ही नहीं। पास्ट का आपको पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ही नहीं। कंटिन्यूअस में आपको पता है आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, नहीं है। जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस या ईएस लगता है या कुछ भी नहीं लगता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। नेक्स्ट पूछा जाता है कभी कि जैसे ये वाला आपके पास एक सेंटेंस दिया गया तो बोला जाएगा चेंज दिस सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कि इस सेंटेंस को आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो किस तरह से आप करेंगे? आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या रहता है? इज एम आर आना है उसमें। इज एम आर आप यहां से लिखेंगे, शी आपके पास है, शी के साथ इज लगा लो, राइट के साथ आईएनजी लगा लो। ये वाला भी रहता है। टैट टूट के एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स, या फिर टेंस का आपको नाम दिया जाता है लिखने को कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, वो वाला दिया जाता है। तो ये रहता है आपके लोअर लेवल के एग्जाम में। दूसरा स्टेप जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो आपका कैसे रहता है, वो थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, हायर लेवल में रहता है। तो यहां तक आप अभी फिलहाल कर दीजिए इसको। अब यहां से जो आपके पास रूल स्टार्ट होना है, ये रूल आपके पास रहना है थोड़ा लेवल अप के लिए। जैसे कमीशन वगैरह के टेस्ट हो गए, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंकिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभार तो नॉर्मल इसमें भी ये पूछ लिए जाते हैं, जैसे कॉलेज कॉलेज के एग्जाम होते हैं तो उसमें भी ये वाले काफी टाइम्स बाद पूछे जाते हैं। वर्ब के लिए फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा जाता है तो वो वाले इसमें मैक्सिमम टाइम्स रहते हैं। आप इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंपॉर्टेंट रूल में नंबर 1। रूल नंबर 1, ये जो रूल नंबर 1 में रहना है आपको लिखना है कंटिन्यू एक्शन इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल एक्शन। जब कभी कभार पैरेलल एक्शन दिया जाता है तो ध्यान रखना कि वहां पे भी कंटिन्यू एक्शन होता है। और पैरेलल एक्शन की जब हम बात करें तो पैरेलल एक्शन, पैरेलल का आपको पता है समानांतर, कि जब मैं ये चीज कर रही हूं तो मेरे साथ ही कोई दूसरे वाला जो बंदा है वो ये चीज कर रहा है, इसको बोलते हैं पैरेलल। समझते हैं ना, समानांतर, ठीक है। कि जब आप कोई एक काम आप कर रहे होंगे और दूसरा काम कोई दूसरे आदमी कर रहे होंगे एक ही टाइम में, जब दो अलग अलग बंदे अलग अलग काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं पैरेलल एक्शन के रूप में। तो देखना कि पैरेलल एक्शन के रूप में आपके पास कौन कौन से एक्शन आने हैं, किस तरह से आने हैं,
आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें भी एक साइड से कंडीशनिंग रहती है, पर ये आपको देखना है कि एक्शन दोनों के दोनों पैरेलल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एक्शन हो रहा है और दूसरा एकदम से आन पड़े, ऐसा जरा भी नहीं होना चाहिए। एक्शन दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? पैरेलल एक्शन होने चाहिए। एक साइड से एक एक्शन हो रहा हो, दूसरे साइड से दूसरा एक्शन हो रहा हो। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूं और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूं और आप पढ़ रहे हो, सेम टाइम में मैं भी पढ़ा रही हूँ और आप भी पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं हो कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ और एकदम से आप आ जाते हैं, वो वाला नहीं, कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो सेम टाइम में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? पैरेलल एक्शन होते हैं। एक ही टाइम में दो आदमियों के द्वारा कंटिन्यू किया गया एक्शन पैरेलल एक्शन कहलाता है। इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूं कि आई एम टीचिंग एंड स्टूडेंट्स आर, ये बेटा रीडिंग है, ठीक है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। देखना है दोनों सेंटेंस में पैरेलल एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वही एग्जांपल दिया जो मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यू में जब भी आपके पास दो पैरेलल एक्शन हो रहे हो तो दोनों के दोनों पैरेलल एक्शन किस में आ जाते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है। ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, आई है, एम है, एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है। यस, स्टूडेंट से प्लूरल था इसलिए आर लगा है। यहाँ पे आपके पास रीडिंग के साथ आईएनजी लगा है, इसी को पैरेलल एक्शन कहते हैं। तो जहां पे भी आपको दो कंटिन्यू में पैरेलल एक्शन दिखे वहां दोनों जगह आपका कौन सा टेंस होना चाहिए? जी, आपका होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको आपने याद रखना है। एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। सेकंड, while my mother is singing, I am sleeping। ये भी दोनों के दोनों एक्शन, जब मदर गा रही है तो मैं सो रही हूँ, माँ गा रही है मैं सो रही हूँ, तो सेम टाइम में क्या है? दोनों के दोनों एक्शन हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपके दोनों टाइम में सेम पैरेलल एक्शन हो रहे हो तो वहां पर दोनों में कौन सा टेंस यूज होता है? वहां पर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। इसको आपने याद रखना है जरूरी से, ठीक है। ये था आपका पैरेलल एक्शन के रिगार्डिंग। बाकी में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि दो चीजें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई थी, वो तो आपको याद होगी ही। कौन कौन सी बताई थी? एक तो मैंने ऑलवेज वाला केस बताया था, ऑलवेज वाला केस बताया कि ऑलवेज दो चीजों को डिनोट करता है। कौन कौन से थे? एक तो आपके पास इरिटेशन थी, एक आपके पास डेली हैबिट थी। डेली हैबिट को डिनोट करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, इरिटेशन को डिनोट करता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था स्टेटिव वर्ब।
स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब के रिगार्डिंग बताया था कि स्टेट वर्ब जो होती है, स्टेट वर्ब में मैंने आपको बताया था कि एक आपके पास स्टेट वर्ब होती है, दूसरी आपके पास एक्शन वर्ब होती है। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की बात करें तो एक्शन वर्ब किसी में भी यूज होती है, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करो, चाहे आप कंटिन्यूअस की बात करो, ये मैं आपको बता चुकी थी। एक्शन वर्ब का दोनों जगह पे यूज होता है। और स्टेटिव वर्ब की हम बात करें तो स्टेटिव वर्ब का यूज किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है। इनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के केस में भी यूज होता है, पर कब होता है वो आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो स्टेट वर्ब बताती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेट वर्ब कौन सी होती है, जहां पे आपके पास स्टेट ऑफ माइंड दिखाया जाता है। और एक्शन वर्ब कौन सी होती है, जहां पे आपके फिजिकल एक्शन को दिखाया जाता है, फिजिकल मूवमेंट को दिखाया जाता है। अगर शरीर हिल डुल रहा है किसी को कार्य करने में, वहां पे एक्शन वर्ब होती है। और जहां पे आपके पास शरीर नहीं हिल डुल रहा है, सिर्फ आपका दिमाग काम कर रहा है, उनको स्टेटिव वर्ब कहते हैं। प्लीज जिनको नहीं पता है वो एक बार जाके क्लास नंबर 1 में होगा कि 2 में होगा, प्लीज आप एक बार देख लेना कि स्टेटिव वर्ब में क्या होता है और एक्शन वर्ब में क्या होता है। मैंने वहां पे अच्छे से क्लैरिफाई किया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टेट वर्ब बताती हूँ कि कौन कौन सी स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब की लिस्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था, लव हो गया, डिजायर हो गया, विश है, स्मेल, हियर, सी, लाइक तो नहीं लिखा है ना, नहीं, लाइक, हेट, डिस्पाइट, और कौन कौन सी थी? स्मेल हो गया, विश हो गया, हियर हो गया, टेस्ट हो गया, लुक हो गया, हियर हो गया। ये मेन आपके पास वर्ब रहती है। अपीयर हो गया, ट्रस्ट हो गया, बिलीव हो गया, प्लीज हो गया। ये वो वाला प्लीज नहीं, वो जिसको हम बोलते हैं प्लीज प्लीज मुझे वो दे, ये प्लीज खुश वाला है, जिसको हम खुशी बोलते हैं, ठीक है, प्लीज हो गया, डिसप्लीज हो गया। मेन आपके पास स्टेटिव वर्ब ये रहती है जिनको हम स्टेट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। हैव भी आपका इसी में आता है, हैव, कंसिस्ट, कंसिस्ट, खासकर आपके पास ये वाली वर्ब रहती है जिनको हम स्टेट वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना है आपको, लव, अगर प्यार करना होगा तो हिलना डुलना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, नहीं ना, वो तो हो जाता है, वो तो दिल से दिल की बात है, यही तो स्टेट ऑफ माइंड है, इसी को तो स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। डिजायर है, डिजायर मेरी कोई इच्छा है, तो इच्छा के लिए क्या करूं मैं, मेरी कोई इच्छा है, हाँ है, तो मेरी कोई इच्छा है, उसके लिए मेरा शरीर हिल डुल तो नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास विश, मैं किसी के लिए विश करती हूँ, हे भगवान वो ठीक होना चाहिए, तो वो तो मैं मन में भी कर रही हूँ, दिमाग से मैं कर रही हूँ विश, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास तो स्मेल है, स्मेल जैसे, तो इसमें बॉडी मूवमेंट तो नहीं हो रहा, समझ में आ गया ना, बॉडी मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास हियर, हियर का मतलब सुनना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी कोई बॉडी मूवमेंट नहीं होता। सी, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, एक खड़े खड़े भी मैं देख सकती हूँ। लाइक, आपको मुझे लाइक करना है, पसंद करना है, तो भागना दौड़ना तो नहीं पड़ रहा ना। हेट, नफरत होती है किसी से भी, तो उसके लिए ऐसे मन में, वो नफरत तो मन में है, आते जाते तो नहीं दिखती, भागती तो है नहीं ना नफरत। वही डिस्पाइट, डिस्पाइट भी सेम होता है। टेस्ट हो गया, लुक, अपीयर, ट्रस्ट, बिलीव, प्लीज, डिस्प्लीज, हैव, कंसिस्ट, ये सारी की सारी जो वर्ब है वो कैसी रहती है, इनको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। जब ये सारी की सारी वर्ब
अपने एक्चुअल मीनिंग में होती है। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जो इनका एक्चुअल मीनिंग होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे हियर का लिखा, आप सभी को पता है कि हियर का मतलब सुनना होता है। जब ये अपने एक्चुअल मीनिंग में होती है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। और अगर ये अपने मीनिंग से हटकर यूज हो, जब अपने मीनिंग से हटकर यूज हो, किसी दूसरे मीनिंग के लिए यूज होती है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज हो सकती है। तो आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जो क्या कर देती है, कंफ्यूज कर देती है। ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, मुझे क्लास को अब करना है। अब कर दूं अब रफ इनको? अब मैं आपके पास लिखती हूँ थोड़ी सी। जैसे मान लीजिए आपने लिखा सी, और आपको पता है कि सी का मतलब क्या होता है, देखना। सेकंड नंबर पे आपने हियर लिखा, और हियर का मतलब होता है सुनना। नेक्स्ट आपने लिखा टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है, आपको भी पता है, स्वाद होता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे स्मेल, स्मेल का मतलब आपको पता है, महकना होता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे अपीयर, और अपीयर का भी पता है कि इसका अर्थ होता है प्रतीत होना। और नेक्स्ट आपके पास आता है हैव का मतलब आपको पता है कि मतलब कोई चीज अपने पास होना, ठीक है। तो आप पास होना, नजदीक का मतलब जरा भी नहीं समझेंगे। तो जब इनके ये वाले मीनिंग होते हैं तो ये एक्चुअल और प्रॉपर मीनिंग में होते हैं अपने आप में। तो आपको याद रखना है कि जब इन वर्ड्स के ये वाले मीनिंग होंगे तो ये अपने प्रॉपर मीनिंग में होते हैं। और जब इन सभी वर्ड का मीनिंग इनके सिवा हटके हो जाता है तो ध्यान रखना कि फिर ये किस में आ जाते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में भी ये यूज हो जाते हैं। किस तरह से इनके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे सी का करेंगे। अगर यहाँ पे सींग दिया गया है तो इसका अर्थ आपके पास मिलना दिया होगा। दूसरा आपके पास जब आईएनजी इसके साथ लग जाता है तो इसका अर्थ भी चेंज हो जाता है, कार्यवाही करना। मैंने बता दिया कार्यवाही करना है इसका। और जब यहाँ पे आपके पास टेस्ट का अर्थ टेस्टिंग हो जाता है तो ध्यान रखिए कि इसका अर्थ चखना हो जाता है, तब आपका इसका अर्थ ये जरा भी नहीं रहता है। नेक्स्ट आपके पास स्मेल है, और स्मेल का मतलब जब स्मेलिंग हो जाता है तो इसका फिर अर्थ भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब सूंघना, ठीक लिखा ना, सूंघना हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास अपीयर है। अपीयरिंग का मतलब जब प्रकाशित होना हो जाता है, प्रकाशित होना, या स्लैश डाल के उपस्थित होना, ये हो जाएगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। और हैव का मतलब जब हैविंग हो जाता है तो इसका मतलब खाना खाने से हो जाता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि अगर ये वाले वर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो रहे हैं तो इनका अर्थ चेंज होना चाहिए, इनका मतलब इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब जाके ये बिल्कुल सही होंगे। समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। ओके, अब एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैं लिखती हूं, आई एम हियरिंग अ लाउड
नॉइस। अब यहाँ पे क्या है, हियरिंग का आप मतलब देखेंगे, एम लगा है तो आईएनजी तो बिल्कुल सही हुआ है, पर यहाँ पे जो हियर का हियरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आया है, या क्या ये सही है कि गलत है? अगर इसका मतलब सुनना हुआ ना, तो ये जरा भी सही नहीं है, ये गलत है। आई एम हियरिंग अलाउड, मुझे बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है, तो सुनने से मतलब है ना इसका, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे आईएनजी इसके साथ गलत है। क्या होना चाहिए, हम लिखेंगे आई हियर अ लाउड नॉइज। क्लियर हुआ? सेकंड एग्जांपल लेंगे इसी के रिगार्डिंग। अगर हम लिखेंगे द जज इज हियरिंग द केस, तो ये तो मेरे आइडिया से जरा भी गलत नहीं होना चाहिए। आईएनजी वाली फॉर्म तो लगी है, पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे हियरिंग का मतलब सुनना है? नो नो। क्या है यहाँ पे हियरिंग का मतलब? कार्यवाही करना, कि जो जज है वो केस की कार्यवाही कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आईएनजी वाली फॉर्म लगी है वो जरा भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और अगर हम यहाँ पे बात करें हियरिंग की, तो यहाँ तो सुनने से मतलब आ रहा है, ये तो गलत है। तो आपको ध्यान रखना है ये गलत है, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, ये किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ये कंटिन्यूअस में अगर यूज हुआ है तो इसके मीनिंग से बिल्कुल हट के यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थर्ड पे मैं लिखूंगी आई एम सीइंग यू, मैं आपको देख रही हूँ। क्या ये बिल्कुल सही है? जरा भी सही नहीं है। क्या बनेगा इसका? आई से यू। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट के साइड से इसको यूज करेंगे, तो फोर्थ एग्जांपल मैं लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगी माई सिस्टर इज सीइंग पीएम टुमारो। क्लियर है? अब यहाँ पे देखना, माई सिस्टर इज सिंग, वो प्रधानमंत्री को देखेगी नहीं, मिलने जा रही है। मेरी बहन प्रधानमंत्री से कल मिलने जा रही है। ठीक है, जो नियर बाय एक्शन होते हैं उनको कंटिन्यूअस में यूज करते। टुमारो को देखे जरा भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये फ्यूचर में जाना चाहिए था, आपको ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो खासकर आपके पास जब इनका मीनिंग चेंज हो जाता है तो आईएनजी वाली फॉर्म में लगे रहते हैं, और फिर उसके बाद जब इनका एक्चुअल मीनिंग होता है, जो इनका प्रॉपर सी का मतलब देखना, जब इससे होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने चाहिए। मुझे लगता है आज की क्लास यहीं पे खत्म कर देनी चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव रहा, जिसके जितने भी इसके रिगार्डिंग इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बस नेक्स्ट क्लास में आपको इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, आपको पता है, थोड़ा सा बता दूंगी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना कौन से वाला, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी इससे भी ज्यादा थोड़े से पॉइंट्स रहते हैं जो क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड थैंक्स टू ऑल। गुड नाइट।